Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Amazon Virtual Assistant. Here is Asif Ali, your Amazon Virtual Assistant trainer. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, Amazon Virtual Assistant. What is Virtual Assistant? Those who provide services from home to the clients all over the world and gets paid in return. वो लोग जो घर बैठे इंटरनेट पे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनकी स्किल होती है, और बदले में उनको रिटर्न में उनको पेमेंट दी जाती है क्लाइंट की तरफ से, उनको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो और बदले में आपको वो क्लाइंट जिसको आप सर्विस प्रोवाइड करते हो वो पेमेंट देता है उस काम के जो सर्विस आपने उसको प्रोवाइड किया है। तो वर्चुअल असिस्टेंट ये होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? वर्क फ्रॉम होम, इसमें आप घर बैठे सुकून से काम कर सकते हो। यहाँ पे ना आपको ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस के लिए फिर और बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, तो इस तरह की झंझट से बच जाता है इंसान। घर बैठे आप इंटरनेट पे सिर्फ आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपका स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास स्किल होनी चाहिए, तो आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी सर्विस दे सकते हैं। सेकंड है नो टाइम बाउंडिंग, नो नीड टू वर्क फ्रॉम 9 to 5। जैसे अक्सर ऑफिसेज वगैरह में होता है कि सुबह 9 बजे से आपको 5 बजे तक फ़िक्स टाइम देना होता है, लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट में कोई भी टाइम बाउंडिंग नहीं होती। जब आपका दिल चाहे आप लोग काम कर सकते हैं, अपनी सर्विस दे सकते हैं, कोई भी इसमें किसी भी किस्म की टाइम बाउंडिंग नहीं होती है। इसके बाद आ जाता है कैन वर्क एट एनी टाइम। अब ऑफिस वगैरह में क्या होता है, हम 9 to 5 जॉब करते हैं, तो ड्यूरिंग जॉब के दौरान हमारा अब काम वगैरह अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमें थोड़ी देर की रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो हम कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते ऑफिस वर्क में। लेकिन यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट में ये आप घर बैठे होंगे ऑनलाइन, जब आप रिलैक्स होंगे आप काम करें, जब आप बोर हो जाएं आप काम को रोक दें, कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, इजी रखने के लिए, तो आप किसी भी टाइम काम कर सकते हैं। इसमें फ़िक्स नहीं होता कि भैया आपने इतने बजे से इतने बजे तक काम करना ही करना। इसमें बस ये होता है कि जो आपको टाइम लिमिट दी जाती है ओवरऑल, अगर किसी क्लाइंट ने आपको बोला है कि मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये काम करके दो, तो वो काम आपने 1 हफ़्ते के अंदर अंदर करता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 6 बजे से 6 बजे तक काम करो या 12 बजे से 12 बजे तक काम करो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जिस टाइम मर्ज़ी आप काम कर सकते हैं। बस आपने वो काम जो क्लाइंट की डिमांड होती है टाइम की, उस टाइम के अंदर अंदर उसको करके देना होता है। इसके बाद आ जाता है नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। वर्चुअल असिस्टेंट में आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप बिना इन्वेस्टमेंट अपनी सर्विस आगे जिनके अकाउंट्स होते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी होती है, उनको आप अपनी सर्विस देते हो और बदले में वो लोग आपको पेमेंट देते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं होती। अक्सर ये होता है कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे बंदा थोड़ा झिझक जाता है, बंदा थोड़ा हेजिटेट हो जाता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो जाए, ये लॉस ना हो जाए या स्कैम ना हो जाए, तो इस वजह से काफ़ी तरह के सवाल इंसान के ज़हन में आ जाते हैं। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट में ना हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और ना ऐसा कोई भी सीन होता है। तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के अपनी सर्विस, आपके पास स्किल होनी चाहिए, सिर्फ आप अपनी स्किल के ज़रिए जिन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे आप अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं सर्विसेज ऑफ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। जो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो कौन कौन सी सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग में ये होता है कि अगर मेरा ऑनलाइन स्टोर है अमेज़ॉन पे कोई भी, और मुझे अपने स्टोर के लिए कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होती है, तो मैं वर्चुअल असिस्टेंट से कॉन्टैक्ट करता हूँ वेबसाइट के थ्रू, किसी भी सोशल वेबसाइट जो होती है उनके थ्रू, जहाँ से मुझे वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाते हैं। तो उसको मैं बोलूँगा कि जी मैंने परफ्यूम सेल करना है, ठीक है, तो मैंने अमेरिका में मेरा स्टोर है और मैंने परफ्यूम सेल करना है, तो आप मुझे वहाँ पे परफ्यूम का बेस्ट ब्रांड और बेस्ट उसकी जो प्राइस वगैरह है वो चीज़ मुझे आप हंट करके दे दो और बेस्ट क्वालिटी जो है वो मुझे ढूंढ के दे दो। तो मैं जो वर्चुअल असिस्टेंट होगा वो उसको डिफरेंट टूल्स जो हमने पीछे बताए भी थे थोड़े से, हीलियम 10 और जंगल स्काउट, उनके ज़रिए वो प्रोडक्ट हंट करके उस क्लाइंट को फाइनल प्रोडक्ट बता देगा कि आपको ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के स्टोर पे सेल करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट एनालिसिस। जब कोई क्लाइंट अपने किसी वर्चुअल असिस्टेंट को बोलता है कि भाई मुझे आप ना यहाँ पे प्रोडक्ट हंट करके दो अमेरिका में या जहाँ पे भी उसका स्टोर होता है, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट का कंप्लीट एनालाइज़ करता है, उसकी मार्केट वैल्यू। एनालाइज़ का मतलब है मार्केट वैल्यू चेक करना, कस्टमर अट्रैक्शन चेक करना, उस प्रोडक्ट के कंपटीटर चेक करना, उसकी सेल वगैरह चेक करना, उसका प्रॉफिट मार्जिन चेक करना, A to Z उस कंट्री में या उस जगह पे जहाँ पे उस क्लाइंट ने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी है वहाँ पे।
तीसरा ऑप्शन आ जाता है इसमें, तीसरी सर्विस है प्रोडक्ट लिस्टिंग। जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है, जो प्रोडक्ट सेल करनी होती है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने परफ्यूम सेल करना है, मैंने परफ्यूम हंट भी करवा लिया, मतलब परफ्यूम की फ़ाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो मैंने सर्च कर लिया, एनालाइज भी हो गया है, सारे कंपटीटर्स वगैरह का भी पता चल गया है, तो फिर अब प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम आ जाता है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो परफ्यूम जो फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड हो जाती है उस प्रोडक्ट को अमेज़न के स्टोर पे लिस्ट कर देता है। हम लोग दराज वगैरह पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, तो वो जैसे ही हम लोग लिख के सर्च करते हैं, वॉच वगैरह लिख के सर्च करते हैं, तो सामने प्रोडक्ट आ जाती है। तो वो जो प्रोडक्ट होती है वो लिस्टेड प्रोडक्ट होती है, वो फाइनलाइज प्रोडक्ट होती है जो वहाँ पे लिस्ट हुई पड़ी होती है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया जाता है अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आ जाता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग दराज वगैरह पे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ना, तो प्रोडक्ट की नीचे डिटेल वगैरह भी लिखी होती है, उसका नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ लिखा होता है। तो ये होती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। जब कोई प्रोडक्ट हम लिस्ट करने लगते हैं ना, तो उसका टाइटल नेम, उसकी डिटेल वगैरह, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सब आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन में। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसका नाम वगैरह ये सब शामिल होते हैं। इसके बाद आ जाता है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग प्रोडक्ट जब हम कोई फ़ाइनल कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं अमेज़न के स्टोर पे, तो वो लॉन्चिंग हो जाती है। और अब जब हम लोग कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ना, कोई भी हमारी प्रोडक्ट होती है, अब बैट प्रोडक्ट से परचेज़ करते हैं, मोबाइल से परचेज़ करते हैं, तो हम लोग जैसे ही सर्च करते हैं तो हमारे सामने उसी टाइम पेज आ जाता है प्रोडक्ट का, हमारे रिलेटिव प्रोडक्ट का ना, तो वो टॉप पेज प्रोडक्ट होती हैं। तो जो हमारी प्रोडक्ट डिसाइड हो जाती है, जिसको हम लिस्ट कर देते हैं, तो उस प्रोडक्ट को टॉप पेज पे लेके जाना, ये काम जो होता है वो होता है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का। प्रोडक्ट को रैंक करना, अपर पेज पे प्रोडक्ट को लेके जाना नीचे से। इसके बाद आ जाता है रिव्यूज़ एंड फीडबैक मैनेजमेंट। हम लोग अक्सर प्ले स्टोर वगैरह पे कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं ना, हम उसके रिव्यूज़ वगैरह भी देखते हैं कि पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हुए हैं या नहीं, तो उन रिव्यूज़ को रिस्पॉन्ड वगैरह भी किया होता है। तो इसी तरह अमेज़न की प्रोडक्ट पे जो रिव्यूज़ वगैरह आते हैं, उन रिव्यूज़ और फीडबैक वगैरह को मैनेज करने का काम होता है, ये भी होता है वर्चुअल असिस्टेंट का। इसके बाद है कूपन्स एंड प्रमोशन क्रिएशन। हमें सबको पता है कि कोई भी बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट वगैरह देते हैं ताकि कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर हमारी तरफ आएगा, एक दफ़ा प्रोडक्ट लेके जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस में, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह अमेज़न स्टोर्स पे हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसकी प्रमोशंस वगैरह के लिए हम डिफरेंट सोशल वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। लाइक यूट्यूब पे हम लोग अक्सर देखते हैं दराज की प्रोडक्ट के ऐड आ रहे होते हैं, अली बाबा की प्रोडक्ट के ऐड आ रहे होते हैं बीच में, इसी तरह फेसबुक पे ऐड आ रहे होते हैं। तो ये प्रमोशंस वगैरह होते हैं, जो कूपन वगैरह होते हैं प्रोडक्ट के ऑनलाइन स्टोर्स के, तो वो कूपन्स बनाने का और प्रमोशंस वगैरह एडवर्टाइजमेंट का काम जो होता है वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के ज़िम्मे होता है। इसके बाद आ जाता है FBA ऑर्डर मैनेजमेंट। FBA ऑर्डर मैनेजमेंट, हम लोग FBA के थ्रू जो स्टोर सेल करते हैं, तो उनके जो क्लाइंट कस्टमर वगैरह ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उन ऑर्डर्स को अमेज़न तक डिलीवर करना, उसके बाद डिलीवरी वगैरह वो सब अमेज़न का काम होता है। तो ऑर्डर्स की मैनेजमेंट वगैरह जो होती है वो सारा काम होता है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का। इसके बाद आ जाता है FBA ऑर्डर क्रिएशन एंड शिपमेंट। अब फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है परफ्यूम, तो मैं वर्चुअल असिस्टेंट को, जिससे मैंने प्रोडक्ट हंट करवाई होती है, फाइनल करवाई होती है ना, तो वो प्रोडक्ट साफ ज़ाहिर है अमेज़न के स्टोर पे तो अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि हमने अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, तो हम किसी दूसरे स्टोर से वो प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। हम अगर अली बाबा से वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, इकट्ठा स्टॉक ख़रीदते हैं ना हम लोग, 1000 आइटम का परफ्यूम की या 2000 आइटम का, तो अमेज़न अली बाबा पे हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो वो ऑर्डर क्रिएट करना वहाँ पे, और उसके बाद अली बाबा से, चाइना से, अमेरिका में जहाँ पे हमारा स्टोर है वहाँ पे प्रोडक्ट की शिपमेंट करवाना, ये सारा काम भी होता है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के ज़िम्मे होता है ये काम। इसके बाद आ जाता है इनकम कितनी होती है वर्चुअल असिस्टेंट की। जो बिगिनर्स होते हैं वो एक महीने में $300 से $400 तक अर्न कर लेते हैं, अगर उनको टाइमली क्लाइंट्स मिल जाते हैं। काफ़ी वेबसाइट्स हैं पड़ी जहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट को आसानी से क्लाइंट्स मिल जाते हैं, सिर्फ 4-5 वेबसाइट्स नहीं हैं और बहुत सी वेबसाइट हैं। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो मंथली $300 to $400 अर्न कर सकते हैं आराम से। इसके बाद जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो एक सर्विस का $300 से $400 चार्ज करते हैं, बिकॉज उनका वो अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो फुल एक्यूरेट, फ्लॉलेस होती है और 100% टाइमली होती है वो सर्विसेज ना, तो इस वजह से उनकी फिर चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जो एक्सपीरियंस होते हैं वो नॉर्मली जो है पर मंथ $1000 से $2000 तक अर्न कर लेते हैं, और मोस्टली जो है वो इससे भी ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं जो एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं। इसके बाद हम आगे चल लेते हैं फ्यूचर ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट।
फ्यूचर आप साफ ज़ाहिर है, कोई भी बंदा किसी भी फील्ड ऑनलाइन जॉब सर्विस प्रोवाइड करता है या किसी भी फील्ड में जाता है तो वो चेकआउट करता है। हम लोग कोई भी जॉब जब करने जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि ये जॉब लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। तो सेम इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट का जो फ्यूचर है वो अभी जो है फुल ब्राइट है, क्योंकि अभी जो कोविड-19 आया था इसकी वजह से बहुत से बिज़नेस जो फिज़िकल बिज़नेस थे वो बिल्कुल ही डेड हो गए हैं। आप सबको भी पता है, जहाँ पे अमेज़ॉन काफ़ी ग्रो कर चुका है ना, तो उन लोगों ने अपने बिज़नेस जो है वो उठा के अमेज़ॉन पे अपने ऑनलाइन स्टोर्स बना के वहाँ पे शिफ्ट कर लिए हैं। तो इस वजह से जो बाकी वर्चुअल असिस्टेंट है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और ज़्यादा एक आसानी मिल जाती है ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स गेन करने की। इसके बाद है अमेज़ॉन हैज़ अप्रूव्ड पाकिस्तान इन सेलर लिस्ट। सबको पता है कि पाकिस्तान पहले अमेज़ॉन की जो वो सेलर लिस्ट है उसमें अप्रूव नहीं था, तो अमेज़ॉन ने अभी रिसेंटली कोई 2-2.5 साल पहले ही पाकिस्तान को अप्रूव कर लिया अपनी सेलर लिस्ट में। तो हम पाकिस्तान के अंदर से भी अकाउंट बना के अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ईज़िली। तो पाकिस्तान के अंदर से हमें लोकल क्लाइंट्स भी अब मिल जाते हैं, लाइक फैसलाबाद, सियालकोट, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हमें मिल जाते हैं। हम अपने कंट्री के अंदर ही बैठ के अपने कंट्री के लोगों के अकाउंट्स भी हैंडल कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। इसके बाद कैन गेट क्लाइंट्स ऑन अदर वेबसाइट्स लाइक अलीबाबा, ईबे, दराज। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे ही क्लाइंट ले। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो अमेज़ॉन पे ही अपनी सर्विस दे सकते हैं। आप लोग दूसरी किसी भी वेबसाइट पे सर्विस दे सकते हो, अपनी अलीबाबा पे, ईबे पे, दराज पे। तो दूसरी वेबसाइट्स के दूसरे स्टोर्स के जो क्लाइंट्स हैं उनको भी आप लोग अपनी सर्विस दे सकते हो। तो यहाँ पे एक वाइड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं वर्चुअल असिस्टेंट को और ज़्यादा क्लाइंट्स गेन करने के लिए। लिमिटेड सोर्सेज नहीं होते वर्चुअल असिस्टेंट के पास, लिमिटेड वेबसाइट्स नहीं होती। आप लोग अनलिमिटेड अपनी एरियाज़ में अनलिमिटेड वेबसाइट्स पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं उनको यहाँ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो लोग दूसरी वेबसाइट पे भी अपनी सर्विस दे सकते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ से वर्चुअल असिस्टेंट को क्लाइंट मिल जाते हैं। तो ये देख लें आप लोग, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसिंग है, guru.com, पीपल पर आवर, ये वो वेबसाइट्स है जहाँ पे हमें क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बाकी बेले हैं, वर्चुअल, वे टैलेंट, वुडबोज, वावा वर्चुअल असिस्टेंट, माई आउटडेस्क, फैंसी हैंड्स, ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमें स्पेसिफिक वर्चुअल असिस्टेंट के रिलेटेड क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो इससे मतलब आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं लाइक वावा वर्चुअल असिस्टेंट है, वे टैलेंट है, वर्चुअल है, ये वेबसाइट्स एक्सपीरियंस वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको रिपीटेड क्लाइंट मिलते हैं, ऑथेंटिक क्लाइंट्स मिलते हैं जो आप लोगों को पेमेंट भी टाइमली पे करते हैं और आप लोगों को उनको सर्विस भी टाइमली पे करनी पड़ती है। तो आप लोग यहाँ से आप लोगों को ऑथेंटिक, अप्रूव्ड और टाइमली क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बाकी फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग और guru.com पे भी हमें अच्छे से क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो ये वो वेबसाइट्स है जहाँ पे वर्चुअल, इसके अलावा भी और काफ़ी वेबसाइट्स है जहाँ पे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आप लोग क्लाइंट्स गेन कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स। जो वर्चुअल असिस्टेंट जो अमेज़ॉन पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। तो इसमें हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, कीपा है, वायरल लॉन्च है। तो मेनली जो वर्ल्ड वाइडली यूज़ हो रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा, वो हीलियम 10 और जंगल स्काउट यूज़ हो रहे हैं। इन टूल्स के जो प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स हैं ना, प्रैक्टिकली वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे, तो आप लोग बेफिक्र हो जाएं। अभी मैं सिर्फ इनके थोड़ी सी डिटेल्स बता रहा हूँ। हीलियम 10 थोड़ा एडवांस, इसमें थोड़े एडवांस फीचर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू जंगल स्काउट, लेकिन जो एक्यूरेसी लेवल है अभी रिसेंटली वो जंगल स्काउट का हीलियम 10 से ज़्यादा है। जंगल स्काउट जो है वो 84% एक्यूरेट जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करता है। जो हीलियम 10 है वो 74% एक्यूरेसी लेवल है हीलियम 10 का। तो ओब्वियसली 10% एक छोटा मार्जिन नहीं होता एक्यूरेसी का, ठीक है। तो मोस्टली जो फोकस्ड होगा वो फिर जंगल स्काउट की तरफ जाता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह हंट करवाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रोडक्ट टू नॉट सेल ऑन अमेज़ॉन। एज ए बिगिनर हमें कौन सी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे सेल नहीं करनी चाहिए ओवरऑल। गेटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके लिए हमें अमेज़ॉन से स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने के लिए। दोज प्रोडक्ट्स विच नीड स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम अमेज़ॉन टू लिस्ट फॉर सेलिंग, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हमें सेपरेट अमेज़ॉन से स्पेशल उस कैटेगरी से अप्रूवल लेना पड़ता है उन प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। अमेज़ॉन की हर कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं अमेज़ॉन की तरफ से। तो जब हम ऐसी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें अमेज़ॉन से स्पेशल अप्रूवल चाहिए होगा। तो अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस चेक करता है, उसकी वैल्यू चेक करता है प्रोडक्ट की, उसको अनगेट करने से पहले। अब
उन प्रोडक्ट को हम लोग अनगेट तो करवा सकते हैं प्रोफेशनल्स के थ्रू, लेकिन फिर उस जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उन प्रोडक्ट्स को अनगेट करने के लिए हाई फ़ीस चार्ज करते हैं। और इन काफ़ी केसेस में ये होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होती है ना, उन प्रोफेशनल्स की फ़ीस आपकी प्रोडक्ट की प्राइस से ज़्यादा होती है। एग्ज़ाम्पल ले लें आप ज्वेलरी, अगर आप इसको सेल आउट करना चाहेंगे तो आपको अप्रूवल चाहिए होगा अमेज़ोन से, अमेज़ोन की उस कैटेगरी से। उसके बाद फिर अमेज़ोन इस प्रोडक्ट को अनगेट करता है और फिर आप लोग इन प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं अमेज़ोन पे और आप लोग फिर सेल कर सकते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट जिनके लिए हमें स्पेशल अप्रूवल चाहिए होगा अमेज़ोन से, हमें उन प्रोडक्ट को सेल करने से अवॉइड करना चाहिए। तो हम कोई भी प्रोडक्ट जब हंट करवाते हैं तो हमें जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको पहले ये बोलना होगा, या उनको ये पहले बताया जाता है कि जो वो पहले हमें ये चेक करके बता दें कि जो प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट अमेज़ोन की गेटेड प्रोडक्ट्स में तो नहीं है ना, ताकि फिर बाद में फिर दोबारा से हंट ना करवाना पड़े। और फिर गेटेड प्रोडक्ट्स आप लोग अमेज़ोन पे लिस्ट करेंगे तो अमेज़ोन से फिर उसके लिए स्पेशल अप्रूवल भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे फिर आप लोगों को हाई कॉस्ट भी पे करना पड़ जाती है। अब इसमें ये ओवरसाइज़ प्रोडक्ट्स आ जाती है, इसमें हैवी प्रोडक्ट्स विच ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड विच आर ओवरसाइज। अब अक्सर हम लोग ना जब किसी रक्शे वगैरह पे कोई सामान लेके डाले वगैरह में कोई सामान हम शिफ्ट करते हैं ना, तो वो आके नॉर्मल फ़ीस तो उसकी होती है, वो आके हमसे पहले क्या पूछता है कि भाई क्या कुछ सामान है। तो जब सामान ज़्यादा होगा वो अपनी फ़ीस ज़्यादा बताएगा, आप बोलोगे कि यार ये तो फ़ीस ज़्यादा, तो वो क्या बोलेगा कि भाई आप लोगों का सामान भी तो ज़्यादा है ना। तो इसी तरह आप लोग ओवरसाइज़ प्रोडक्ट जब शिप करोगे अमेज़ोन के स्टोर पे, तो वो ज़्यादा जगह लेगा शिपमेंट में, तो उसके आपको शिपमेंट चार्जेस भी ज़्यादा पड़ेंगे। फिर जब वो अमेज़ोन स्टोर पे चला जाएगा तो वहाँ पे भी वो ज़्यादा जगह लेगा, तो आप अमेज़ोन जो है फिर उसकी आप लोगों से एक्स्ट्रा फ़ीस भी चार्ज करेगा उस प्रोडक्ट को वहाँ पे स्टोर करने के लिए, क्योंकि उसकी डायमेंशन भी ज़्यादा, उसका साइज़ भी ज़्यादा है। तो इस वजह से हमें ऐसी प्रोडक्ट जिनका साइज़ भी ज़्यादा होगा, ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करने से भी अवॉइड करना चाहिए। इसकी एग्जांपल आप कार ले लें, क्रेन्स ले लें, कोई भी हैवी मशीनरीज आप लोग इसमें ले सकते हैं ओवरसाइज प्रोडक्ट्स में। अब नेक्स्ट आ जाती हैं इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स, दोज प्रोडक्ट्स विच कैन इजीली ब्रेक। अब हम लोग कोई मिरर वगैरह परचेज़ करते हैं ना, उसको फुल सेफ्टी के साथ हम लोग लेके जाते हैं घर, जहाँ पे भी हमने वो शिप करना होता है। तो ऐसे ही जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती है ना, जब हम लोग इनको शिप करते हैं ना अपने स्टोर के लिए, आपका जहाँ पे भी स्टोर है, अमेरिका में है, कनाडा में है, जहाँ पे भी है, तो वहाँ पे शिपमेंट में ना सिर्फ हमारी प्रोडक्ट नहीं होती, उनके पास और भी सामान होता है शिपमेंट के लिए ना। तो वहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स के टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। टूटने के बाद, शीशा टूटने के बाद आप लोगों को एक वो फेमस पता भी होगी, कोटेशन जो है कि वो हथियार बन जाता है ना। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है ना वो फिर हार्मफुल भी होती है हमारे लिए ना। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करने से भी अवॉइड करना चाहिए। और अमेज़ोन की जो ये कैटेगरी है उसमें भी इस प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है अमेज़ोन ने, इस वाली प्रोडक्ट को। इसकी आप एग्जांपल ले लें, मिरर ले लें, कोई भी मिरर से रिलेटेड एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट ड्यूरिंग शिप में टूट गई तो उसका फिर लॉस आपको ही है, आपको ही उसके चार्जेस फिर एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाते हैं, उसकी डबल फीस एक तरह से फिर आप लोगों को पड़ जाती है, क्योंकि आप लोग शिप कर देते हो उस चीज़ को, आप साथ तो नहीं होते ना उसकी सेफ्टी के लिए, और स्टॉक में सामान होता है तो फिर ऐसी प्रोडक्ट्स के टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अलावा और भी प्रोडक्ट उनके पास होती है शिपमेंट के लिए, और ये फिर कोई शिपमेंट 5-10 मिनट की नहीं होती, फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस की शिपमेंट होती है। ऐसी प्रोडक्ट्स को फिर फुल फोकस के साथ, ध्यान के साथ लेके जाया जा सकता है। तो इन प्रोडक्ट्स के टूटने के चांसेस ड्यूरिंग शिपमेंट ज़्यादा होते हैं, तो इनको फिर अवॉइड करना चाहिए अमेज़ोन पे सेल करने से। तो एज ए बिगिनर जो है हमने इस टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं इनको सेल करने से अवॉइड करना है अमेज़ोन पे। इसके बाद आ जाती हैं फिर हैज़मेट फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो इजीली फायर कैच कर सकती हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को सेल करने से भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऑब्वियसली जब कोई चीज़ भी आग पकड़ लेती है तो वो फिर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो अमेज़ोन के स्टोर पे ऐसी प्रोडक्ट्स अगर हम लेके जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी इंसिडेंट इस टाइप का हो जाता है जिस वजह से वो लोग जिससे वो चीज़ फायर कैच कर लेती है, तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। जैसे नेल पॉलिश रिमूवर है, इसमें स्प्रिट वगैरह यूज़ होती है, आप लोगों को पता ही होगा। हैंड सैनिटाइज़र है, इसमें भी यूज़ होती है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन ने रिस्ट्रिक्ट रखा हुआ है। इन प्रोडक्ट्स को अनगेट करने से पहले अमेज़ोन चेकआउट करता है कि इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ठीक है या नहीं। नो डाउट आप सेल तो कर सकते हो, लेकिन फिर आपको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा अमेज़ोन से। तो साफ ज़ाहिर अप्रूवल में फिर आपके चार्जेस भी एक्स्ट्रा होंगे, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करने से वैसे ही अवॉइड कर लें जो हार्मफुल भी हों और जिनके लिए आपको फिर अलग से स्पेशल अप्रूवल लेना पड़े अमेज़ोन से। तो इन प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना है अमेज़ोन पे सेल करने से।
अब आ जाती हैं बैटरी प्रोडक्ट्स। बैटरी प्रोडक्ट्स रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम अमेज़न। आप लोगों को पता अक्सर मोबाइल की बैटरीज़ वगैरह जो हैं उनके डैमेज होने से, हाँ, जब वो ज़्यादा हीट अप हो जाती है तो हमें क्या डर होता है कि यार बैटरी ना फट जाए मोबाइल की, मोबाइल हीट अप हो गया, फट ना जाए मोबाइल। तो वो फटना जो है ना वो बैटरी का फटना होता है। तो इसी तरह जो अमेज़ोन पे जब हम बैटरी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो यहाँ उनके डैमेज होने के, शॉर्ट सर्किट के बायस फटने के, ये उनमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर आप लोगों को पता ही है जब ऐसी प्रोडक्ट कोई ब्लास्ट होती है तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। इसके आप एग्जांपल ले लें लिथियम बैटरीज। ये बैटरीज जो हैं ये शॉर्ट सर्किट की बेस पे इनको डैमेज हो जाता है तो ये लोग फिर आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करने से भी अवॉइड करना चाहिए। इनके लिए फिर अमेज़ोन पहले इनकी क्वालिटीज़ चेक करता है, इनकी परफॉर्मेंस चेक करता है। तो इसके बिना अमेज़ोन अप्रूवल भी ऐसी प्रोडक्ट का हमें नहीं देता। तो इन प्रोडक्ट्स को का स्पेशल अप्रूवल लेने से अच्छा है कि हम लोग ऐसी प्रोडक्ट्स को एज ए बिगनर अवॉइड करें अमेज़ोन पे सेल करने से। इसके बाद आ जाते हैं अगले जो हैं वो हैं वेपन्स। ओबियसली वेपन्स तो कोई भी अलाउ नहीं करता, तो अमेज़ोन के पे भी हम लोग वेपन्स वगैरह सेल आउट नहीं कर सकते। नाइफ़ ले लें इसकी एग्जांपल आप, तो इसके लिए हमें जो अमेज़ोन की वो कैटेगरी है वहाँ से स्पेशल अप्रूवल रिक्वायर होगा। तो अमेज़ोन जो है वो नॉर्मली इन चीज़ों को वैसे भी अप्रूवल मुश्किल से देते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को वैसे ही सेल करने से अवॉइड करना चाहिए। ये तो एक तरह से इंसानी जान के लिए ख़तरा होते हैं वेपन्स वगैरह, नाइफ़ वगैरह ना। अब इसमें इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि आप कोई किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो आपके प्रोफेशनल्स हैं जिनसे आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करवाते हैं उनको आप एक दफ़ा बोल दें कि जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हो वो गेटेड है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पेटेंट क्या होता है? रजिस्टर्ड कॉपीराइट ऑफ प्रोडक्ट विद योर ओन नेम। आप लोगों ने एक चीज़ बनाई है, ठीक है, उस चीज़ के ऑनर आप खुद हो। अगर सेम वैसी ही कोई चीज़ और बनाएगा ना तो आप लोग उस पर क्लेम कर सकते हो। अक्सर हम लोग ना यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह अपलोड हुई पड़ी होती है, वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि अगर आप सेम वही चीज़ उठा के लगाओगे ना तो वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है यूट्यूब का। आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हो तो आप लोगों को पता होगा। तो मतलब ये कि ओनरशिप किसी एक बंदे के पास होती है उसके गाने की या उसकी वीडियो की। तो वो कोई और बंदा अगर सेम यूज़ करेगा तो वो अमेज़ोन फिर अलाउ नहीं, वो फिर यूट्यूब अलाउ नहीं करता। तो सेम ऐसे ही आप लोग सेम डिज़ाइन और सेम यूजेज की चीज़ जो है एट दो बंदे एट अ टाइम सेम डिज़ाइन और सेम यूजेज की चीज़ जो है वो सेल आउट नहीं कर सकते। पेटेंट में आपके पास ओनरशिप होती है। आपने एक डिज़ाइन बनाया है, एक यूजेज की सेम प्रोडक्ट बनाई है तो उसकी ओनरशिप सिर्फ आपके पास होगी। कोई दूसरा बंदा उसी डिज़ाइन में और उसी यूजेज में उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। उसको फिर या तो उस डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन लेके आना पड़ेगी या यूजेज थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में उसको बनाना पड़ेगा, फिर वो सेल आउट कर सकता है। अगर सेम आपकी तरह ही डिज़ाइन रख के और आपकी प्रोडक्ट की तरह यूजेज रख के वो सेल आउट करेगा तो फिर आप उसके अगेंस्ट कॉपीराइट क्लेम कर दिया जाता है। तो पेटेंट में ये होता है प्रोडक्ट की जो रजिस्ट्रेशन होती है ना वो आपके अपने नाम से होती है, आप सोलो ओनर होते हैं उस प्रोडक्ट के। तो इसमें भी जब हम लोग कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जाते हैं तो उससे पहले अपने सेलर से पूछ लो कि ये पेटेंट तो नहीं है ना। इसके बाद आ जाते हैं मल्टी वेरिएंट प्रोडक्ट्स। इसकी एग्जांपल आप टी शर्ट्स वगैरह ले लें। हम लोग टी शर्ट्स वगैरह अब एक ही कलर की टी शर्ट तो हम लोग वैसे भी सेल नहीं कर सकते ना। आप सिंपल शॉप पे जाओ तो वहाँ पे डिफरेंट कलर की शर्ट होती है। तो इसी तरह अमेज़ोन पे आप लोग सेम मल्टी वेरिएंट प्रोडक्ट जब यूज़ करोगे ना, शर्ट्स वगैरह के डिफरेंट कलरिंग में आप सेल आउट करोगे इसको, तो फिर इसकी आपको कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और इसको ऐसे वेरिएंट्स को मैनेज करने के लिए आपको चार्जेस भी हाई पे करने पड़ेंगे और आप फिर कस्टमर की डिमांड्स भी पूरी नहीं कर पाते। मल्टी वेरिएंट्स प्रोडक्ट्स में इसका ये मसला होता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को लॉस के चांसेस भी एक तरह से ज़्यादा होते हैं। इसके लिए आपको अप्रूवल भी फिर अमेज़ोन से चाहिए होता है, अमेज़ोन की उस कैटेगरी में जहाँ पर आप लोगों ने ये प्रोडक्ट सेल करनी है। तो इससे अच्छा है कि आप मल्टी वेरिएंट प्रोडक्ट्स जो हैं, डिफरेंट कलरिंग की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करने से अवॉइड ही करें अमेज़ोन के ऊपर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अमेज़ोन जो है ना वो नवंबर दिसंबर में जो टॉयज़ हैं और गेमिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं है ना, डीवीडीज़ वगैरह, उनको गेटेड कर देता है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। तो उनको हम लोग उस ड्यूरेशन के अंदर सेल आउट नहीं कर सकते अमेज़ोन की उस कैटेगरी में। तो अमेज़ोन की ये स्पेसिफ़िक अमेज़ोन जो है ना सिर्फ उस पीरियड के अंदर ना उन प्रोडक्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। इसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड। हम लोग गूगल पे कोई भी जो हमें घड़ी चाहिए होती है ना, तो हम लोग गूगल पे जाते हैं, वॉच लिखते हैं और हमारे सामने वॉचेस वगैरह डिफरेंट आ जाती हैं। तो जो हमने लिख के सर्च किया है ना वॉच, वो हमारा क्या है? कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो आप लोगों की तलाश ख़त्म कर देते हैं एक तरह से। मतलब जो आप लोग चीज़ सर्च करना चाह रहे हो वो आपको ढूंढ के दे देते हैं। कीवर्ड वो होते हैं। अगर हम लोगों ने ऐनक ढूंढनी है ना गूगल पे, हम ग्लासेस लिखेंगे
वहाँ पे ग्लासेस आ जाएंगी। जो हमने ग्लासेस लिखे हैं ना, वो क्या है, वो है कीवर्ड है। कीवर्ड वो वर्ड हैं जो आप लोगों की तलाश ख़त्म कर देते हैं। जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हो वो आप लोगों को वो चीज़ ढूंढ के लाने में हेल्प आउट करते हैं, वो वर्ड होते हैं कीवर्ड। आप एग्जांपल सन ग्लासेस ले लें, ग्लासेस ले लें, तो अमेज़ोन पे भी जो प्रोडक्ट हम चूज़ करते हैं, उन प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स भी बना के देते हैं। चेकआउट करते हैं कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को नॉर्मली जो है वो किन कीवर्ड के साथ सर्च आउट करता है, तो आप लोगों के इसमें भी हेल्प आउट कर देते हैं कीवर्ड्स में। अब आ जाता है जी प्रोडक्ट सर्चिंग। अगर मैंने की प्रोडक्ट सेल करनी है ना, प्रोडक्ट सर्चिंग का मतलब क्या होता है, एनालाइजिंग द मार्केट वैल्यू दैट प्रोडक्ट। अगर मैं यूके में प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं यूके में उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू चेक करूँगा, उसको एनालाइज करूँगा उस प्रोडक्ट को कि उस मार्केट यूके की मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल टी शर्ट सेल करनी है यूके में, तो मैं यूके की मार्केट में उस प्रोडक्ट की वैल्यू चेक करूँगा, उसमें उसकी कस्टमर अट्रैक्शन चेक करूँगा उस प्रोडक्ट की तरफ ना। ऑब्वियसली अगर उस प्रोडक्ट की सेल उस मार्केट में ज़्यादा होगी तो मतलब ये कि कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव है, उस कस्टमर अट्रैक्शन जो है उस प्रोडक्ट की तरफ वो ज़्यादा है। तो इसके बाद फिर मार्केट कंपटीटर्स भी मैं उस प्रोडक्ट के चेक करूँगा कि जिस मार्केट में मैंने वो प्रोडक्ट सेल करनी है, वहाँ पे उस मार्केट में वो प्रोडक्ट और कितने लोग सेल आउट कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी मैं चेक करूँगा उस प्रोडक्ट का उस मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे कंप्लीट एनालाइज़ किया जाता है प्रोडक्ट सर्चिंग के अंदर प्रोडक्ट का A to Z, उसकी मार्केट वैल्यू से लेके कस्टमर अट्रैक्शन, उसके बाद सेल वेलोसिटी, उसकी कंपटीटर्स उसके उस मार्केट के अंदर, उसका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह, ये सब चीज़ें फिर यहाँ इसमें चेकआउट की जाती है प्रोडक्ट सर्चिंग के अंदर, जो प्रोडक्ट हमने सेल आउट करनी होती है। तो आज के लिए इतना ही था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर फर्दर और बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे हम लोग, और साथ साथ अब नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे आप लोगों के साथ लाइव सेशंस के अंदर। तो इंशाल्लाह आप लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा इसके अंदर। प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स के अंदर भी जो मेन प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स होंगे, जो मस्ट होंगे, वो हम लोग साथ साथ करते जाएंगे। और बाकी फिर जो है वो नेक्स्ट में, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि नेक्स्ट 15 डेज़ में कंप्लीट ट्यूटोरियल्स होंगे, तो वो हम लोग फिर साथ साथ उस टाइम भी करते जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।